गुड आफ्टरनून 8th क्लास। मैं हूं मनोरमा भारद्वाज और आज हम सभी चैप्टर नंबर 2 का टॉपिक जो है पढ़ेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एज फ्रेंड। इससे पहले वाले वीडियो में मैं आपको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का हल्का सा आपको इंट्रोडक्शन दे चुकी हूं। तो जैसा कि चैप्टर का नाम है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड है या फॉय है, तो हम लोग बात करेंगे अब सबसे पहले कि आखिरकार माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो हमारे लिए एज अ फ्रेंड कैसे बिहेव करते हैं, जिसमें कि सबसे पहला एग्जाम्पल है कर्लिंग ऑफ मिल्क। दैट मीन्स कि दूध से दही जमाना। तो कर्लिंग ऑफ मिल्क का क्या मतलब है? द कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड इज नोन एज कर्लिंग ऑफ मिल्क। ऐसी प्रोसेस जिसमें कि मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट किया जाता है, वो प्रोसेस कर्लिंग ऑफ मिल्क कही जाती है। अब इसका रीज़न हम लोग जानना चाहते हैं कि आखिरकार ऐसा क्यों होता है। तो इसका रीज़न है कि जो कर्ड जो होता है उसमें लैक्टोबैसिलस नाम का बैक्टीरिया होता है, जो कि फ्रेंडली बैक्टीरिया होता है, जो मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करता है। आप लोग सभी जानते हैं कि आप लोगों ने अपनी मदर को देखा होगा कि वो क्या करती हैं कि जो दूध होता है उसमें बहुत स्मॉल अमाउंट में 1 से 2 चम्मच अकॉर्डिंग टू सीजन एंड टेम्परेचर वो जो है उसमें दही जो है मिक्स कर देती हैं और उसके बाद में जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। तो क्यों कन्वर्ट हो जाता है? क्योंकि वो बहुत स्मॉल अमाउंट में लैक्टोबैसिलस को ऐड करती हैं, जो कि बाकी जो मिल्क में जो भी बाकी जो मिल्क जो होता है उसको भी कर्ड में जो है वो कन्वर्ट कर देता है। ठीक है। नेक्स्ट जो इसका यूज़ है वो है बेकिंग इंडस्ट्रीज़ में। बेकिंग इंडस्ट्रीज़ की अगर हम लोग बात करेंगे तो यीस्ट जो है वो बेकिंग इंडस्ट्रीज़ में ब्रेड, केक्स या पेस्ट्रीज़ वगैरह बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो यीस्ट भी एक बैक्टीरिया होता है। इसका मैं आपको बहुत बेहतरीन और बहुत सिंपल सा एग्जांपल दूंगी कि जब आप लोगों ने घर में मम्मी को देखा होगा कि भटूरे बनाती हैं मम्मी, तो उसमें हल्का सा यीस्ट डाल करके रखती हैं। तो क्या होता है कि जो भी डो वो प्रिपेयर करती हैं मैदा से, फ्लावर से, तो वो उसका जो अमाउंट जो होता है वो कम होता है, लेकिन जैसे ही उस डो को हम लोग कुछ टाइम के लिए रखा छोड़ देते हैं तो वो जो डो है उसका वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है, उसमें बबल्स टाइप का कुछ होता है। तो किस वजह से? क्योंकि जो यीस्ट होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा रिप्रोड्यूस होने लगते हैं और CO2 गैस जो है वो प्रोड्यूस करते हैं जब उनके रेस्पिरेशन के दौरान, और इसी CO2 की वजह से बबल्स जो हैं वो बनते हैं और इसके अलावा जो वॉल्यूम जो है वो भी इंक्रीज हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे तो हम लोग बात करेंगे फर्मेंटेशन की। तो फर्मेंटेशन जो है वो प्रोसेस है जिसमें कि शुगर सॉल्यूशन से अल्कोहल प्रिपेयर किया जाता है। तो क्या किया जाता है कि जस्ट इस चीज़ को आप लोग अपने घर में भी ट्राई कर सकते हैं कि शुगर सॉल्यूशन प्रिपेयर कीजिए और उसमें हल्का सा यीस्ट डाल दीजिए। यीस्ट आजकल जो है मार्केट में भी अवेलेबल है, अगर आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं। अदरवाइज वैसे मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को बता रही हूँ कि शुगर सॉल्यूशन में अगर यीस्ट डाला जाता है और उसको सूटेबल टेम्परेचर पर थोड़ा सा गर्म जगह पर 4 से 5 घंटे के लिए छोड़ दिया जाता है तो उस शुगर सॉल्यूशन में से अल्कोहल जैसी स्मेल जो है वो आने लगती है। ठीक है। तो यही जो प्रोसेस है इसको फर्मेंटेशन कहते हैं। अब हम लोग बात करेंगे मेडिसिनल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो मेडिसिनल यूज़ में, मतलब मेडिसिन के क्षेत्र में किस तरीके से यूज़ किए जा सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले ही जो एग्जांपल मैं आपको दूंगी एंटीबायोटिक्स, जो कि 2 शब्दों से मिलकर के बना है। मेजरली एंटी मीन्स अगेंस्ट और बायो मीन्स लाइफ। यहाँ पर हमारी लाइफ से मतलब नहीं है, यहाँ पर लाइफ का मतलब बैक्टीरिया से है। ठीक है। तो एंटीबायोटिक्स ऐसी डिजीजेज होती हैं जो कि डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो ग्रोथ है उसको या तो रोक देती हैं या फिर उसको ख़त्म कर देती हैं। उन मेडिसिन को हम लोग एंटीबायोटिक्स कहते हैं। एंटीबायोटिक्स के एग्जांपल्स आपके पास स्ट्रेप्टोमाइसिन और पेनिसिलिन है। सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट बात है ये कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नाम के एक साइंटिस्ट हुए थे जिन्होंने पहली बार पेनिसिलिन की खोज की थी। पहला एंटीबायोटिक जो था वो पेनिसिलिन था और ये लक बाई चांस था कि वो किसी और एक्सपेरिमेंट पर काम कर रहे थे, लेकिन उस एक्सपेरिमेंट पर काम करने के दौरान ही उन्होंने पेनिसिलिन को जो है बनाया। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे वैक्सीनेशन की। तो वैक्सीनेशन एक बहुत ही कॉमन प्रोसेस है, बहुत ही कॉमन वर्ड जिसको आप लोग जो है बचपन से ही सुनते आ रहे हैं। तो वैक्सीनेशन जो है एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कि किसी की भी बॉडी में एक वैक्सीन जो है वो डाला जाता है जिससे कि उसकी जो इम्यूनिटी है उसको स्ट्रॉन्ग किया जा सके किसी भी स्पेशल डिजीज़ के लिए। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि बचपन में ही चिकन पॉक्स, हेपेटाइटिस वगैरह के वैक्सीनेशन आपका किया जाता है। ठीक है। छोटे बच्चे के ये सारे जो है वैक्सीनेशन किया जाता है। तो इसका जो रीज़न है वो यही है कि उनको इंजेक्शन लगाया जाता है, उनको वैक्सीन किया जाता है जिससे कि उनकी बॉडी जो है वो इन डिजीज़ से उनकी बॉडी में, उस बॉडी में जो है इम्यूनिटी जो है वो ज़्यादा हो जाए। ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे वैक्सीन की। तो फिर वैक्सीन जो है वो एक ऐसी बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो कि एक पर्टिकुलर डिजीज़ से बचने के लिए
इम्यूनिटी जो है वो पैदा करती है। ठीक है, वैक्सीन और वैक्सीनेशन में बहुत हल्का सा ही डिफरेंस है, इसलिए कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैं यहाँ पर आप लोगों को एक चीज़ बताऊंगी कि वैक्सीनेशन अगर जब किया जाता है तो कुछ इस तरीके से किया जाता है कि जिस बीमारी के लिए हम किसी भी बॉडी में वैक्सीनेशन किया जा रहा है तो उस बीमारी के या उस डिजीज़ के जो माइक्रोब्स हैं वो जो है बॉडी में डाले जाते हैं। तो आप लोग कहेंगे कि मैम अगर ऐसा कुछ होगा तो हम लोग जानबूझ के बीमारी दे रहे हैं, लेकिन वो जो माइक्रोब्स जो होते हैं वो उनमें वो डेड होते हैं, वो जीवित नहीं होते हैं, वो मरे हुए माइक्रोब्स होते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमारी बॉडी जो है उसको पहचान लेती है कि अच्छा इस टाइप का कोई माइक्रोब है जिससे कि इस तरीके की बीमारी हो सकती है। तो इन फर्दर केस इन फ्यूचर अगर उस टाइप का कोई भी माइक्रोब अगर बॉडी पर अटैक करता है तो हमारी बॉडी उस माइक्रोब से लड़ने के लिए पहले से ही प्रिपेयर होती है। ठीक है, तो ये वैक्सीनेशन का फिनोमेना है। फिलहाल हम लोग बात करेंगे एंटीबॉडी की। तो एंटीबॉडी एक प्रोटेक्टिव प्रोटीन है जो कि हमारा इम्यून सिस्टम जो है बनाता है अगर उसको ऐसा लगता है कि कोई भी फॉरेन सब्सटेंस, यहाँ पर फॉरेन सब्सटेंस से मतलब है कोई भी माइक्रोब जिसको आप एंटीजन भी कह सकते हैं, तो आप जस्ट सिंपल ऐसा कहिए कि अगर जो है हमारी बॉडी को ऐसा लगता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो है कोई भी डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब अगर एंट्री लेने की कोशिश कर रहा है तो हमारी बॉडी तुरंत की तुरंत एक प्रोटेक्टिव प्रोटीन जो है इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी का वो प्रोड्यूस करने लगता है और इसी प्रोटेक्टिव प्रोटीन को एंटीबॉडी कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा 5th पॉइंट की बात करेंगे। ये सब कुछ जो अभी तक हमने ये तीनों पॉइंट्स पढ़े वो हमने मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म में पढ़े थे। अब 5th पॉइंट है इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने में भी माइक्रोब्स जो हैं वो यूज़ होते हैं। ठीक है, अच्छा बेटा एक और चीज़ जो मैं आपको बताना भूल गई, चाहे हम लोग बात करेंगे एंटीबायोटिक्स की या फिर वैक्सीनेशन की, तो इन सभी में माइक्रोब्स, डेड माइक्रोब्स का यूज़ किया जाता है। ठीक है, फिलहाल इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी की अगर हम लोग बात करेंगे तो हमारे जो कुछ बैक्टीरियाज और ब्लू ग्रीन एल्गीज जो होते हैं उनके अंदर एबिलिटी होती है कि वो नाइट्रोजन को फिक्स कर पाएँ, जिससे कि मतलब एनवायरनमेंट से नाइट्रोजन को एनवायरनमेंट में नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं, जिससे कि सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज करती है। और इस टाइप के जो माइक्रोब्स होते हैं इन्हीं को आप बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है इसका जो यूज़ है वो ये है क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। तो अगर हम क्लीनिंग द एनवायरनमेंट की बात करेंगे तो इसके बारे में मैं आपको ज़्यादा नहीं बताऊंगी क्योंकि डिकम्पोजर्स के बारे में आप लोग 7th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो हमने इस वीडियो में बात की कि किस तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो हमारे लिए एज अ फ्रेंड बिहेव करते हैं। ठीक है, तो इसको आप अपनी कॉपी में नोट कीजिएगा। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए कैसे हार्मफुल हैं, वो कैसे हमारे लिए फॉय की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, थैंक यू।